अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं ना, सेहत का ख्याल रख रहे हैं। जब तक हमारी सेहत है तब तक ये जनाबी ज़िंदगी है। वैसे भी कहते हैं ना कि आपकी सेहत जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। तो आज वैसे भी वीकेंड है और वीकेंड पर मेरी तो ये कोशिश होती है कि जनाब अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करूं। मतलब ऑफिस से घर जाएं, घर जाके अच्छा खाना खाएं, अगर आपने किसी से मिलना है, दोस्त अहबाब से मिलना है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। जो भी आप कि जिस भी एक्टिविटी में आपको खुशी मिलती है आप वो एक्टिविटी करें। आप वो हॉबी जो है, जो भी आपको पसंद है, जो भी इंटरेस्टेड आपको लगती है, आप उसको ज़रूर परफॉर्म किया करें। लेकिन ज़रूरी होता है कि आप जो आपका कंफर्ट जोन है ना उससे थोड़ा सा बाहर निकले। सबसे अच्छा सिर्फ यही है, पार्क तो होगा ना आपके घर के इर्द गिर्द, एक छोटा सा पार्क होगा, वहाँ पर लोग भी जाते होंगे, सुबह वॉक के लिए जाते होंगे, एक्सरसाइज के लिए जाते होंगे, शाम को जाते होंगे अपने बच्चों को लेकर। वीकेंड पे पूरी फैमिलीज़ में देखती हूँ कि वो पार्क का रुख कर रहे होते हैं कि चलें बच्चों के साथ भी एक फैमिली टाइम हो जाएगा, उनको भी हम अच्छा टाइम दे सकेंगे और एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो आप भी वहाँ पर चले जाएँ, कोई बात नहीं, आप भी अपने बच्चों को लें, घर के बुज़ुर्गों को लें और पार्क में चले जाएँ। उनका भी अच्छा दिन गुजर जाएगा, आपका भी अच्छा दिन गुजर जाएगा और वो तमाम तर चीज़ों में से आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश भी कर लेंगी। दूसरा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हमारे लिए, ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे और वो भी हम आपको बताएंगे कि कितनी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, उसके लिए तो पूरा सेगमेंट है जो आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। ये थी आज की माई टॉप स्टोरीज़। आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैं बात कर रही थी कि जनाब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, उनकी मजमूई सेहत के लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको करना क्या है, ये ना सिर्फ हमारे जिस्म को एक तो मजबूत करती है बल्कि उसको टोनिंग में लेकर आती है और जो मजमूई साख्त होती है ना उसको भी बेहतर बनाती है। अब बाकायदा वेट ट्रेनिंग से ख़वातीन में ओस्टियोपोरोसिस के ख़तरात कम हो जाते हैं, ख़ुसूसन उन ख़वातीन में जो मेनोपॉज़ के दौरान हड्डियों की कमज़ोरी का सामना कर रही होती हैं। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक तो मेटाबॉलिज़्म को भी तेज़ करती है, जिसके नतीजे में जिस्म जो ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करता है और वज़न भी आपका कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा ये वर्जिश दिल की सेहत को भी बेहतर बनाती है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल को मुतअद्दल रखती है। ज़हनी तौर पर जो ख़वातीन हैं जो परेशान रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही आपको बताने जा रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस तरह की जा सकती है। घर में बैठी ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं वो हफ्ते में कितने दिन करें, किस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें ताकि वो अपनी सेहत को बरकरार रख सके, उस पर हमने बात करनी है। रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर है, उनसे बात करते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। रहमान, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में हमने आज बात करनी है। मेल्स के बारे में तो हमें पता है कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाके हमें पता है वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। ख़वातीन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? और ये मतलब हमें लगता है कि शायद हमारे लिए नहीं है, हम वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, हम बाकी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने अभी हेडलाइन में तो मेजर बातें बता दी जो उसके बेनिफिट्स हैं। मोस्टली ख़वातीन जब जिम जाती हैं ना तो वो ये सोचती हैं कि नहीं हमने मैस्कुलाइन नहीं होना। हाँ जी। जी सम टाइम क्लाइंट्स आती हैं तो वो कहती हैं नहीं सर ऐसे ढोल लेनी चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई क्लाइंट आया है, कोई 16 का है, जो भी व्हाटएवर किसी भी एज में है, मेल है फीमेल है, तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक प्रोग्राम डिज़ाइन होगा। तो उनको मैं समझाता हूँ कि जिम जाने का मतलब ये नहीं कि वो खाली सिर्फ डोले शोले बनते हैं, बॉडी बनती है। तो ख़वातीन के लिए एक डिफरेंट पैटर्न, ट्रेनिंग पैटर्न होता है। रहमान, क्या एक्सरसाइज हैं जो कि अब हमने प्रैक्टिकली बतानी है? वैसे 100 डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, जद्दोजहद और पैशन आपका जारी रहना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग मीन्स ये नहीं कि मेरे पास वो डंबल्स पड़े हों, वेट ट्रेनिंग हो। आपका जितना वेट है उसको आपने मसल एंड्योरेंस के लिए इंक्रीज करना है, उसको प्रेशराइज करना है रेजिस्टेंस बेस पे। कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज है
सिंपल, स्पेशली फॉर खवातीन जो घर में करना चाहती हैं। आप 90 डिग्री बॉडी बेंड, नीज बेंड करने हैं। अब फर्स्ट मूव मैं बताऊंगा, नी बैक पे, लेग पोजीशन 45 डिग्री बैक पे मैं लेके जाऊंगा। आप फर्स्ट प्राइमरी मेरे लेग्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड सेकेंडरी नी को आपने इनसाइड रिब्स की तरफ स्क्वीज करना है। ओके। देन आप परफेक्ट एक्सरसाइज फॉर ग्लूट्स शेप एंड हैमस्ट्रिंग। ओके। और Okay, ये मैं- स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में Okay. आता है। इसके साथ आप नेक्स्ट लेवल पे जाना हो तो रेजिस्टेंस बैंड पहन के आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। Okay. पहले इस फॉर्म को बेहतर करना है। ठीक है। ओके, मूव आप। इतना ही स्लो करना है हमने भी? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं डेमो दे रहा हूँ, मैं अगर जल्दी करूँगा तो मैं कहना रिमान भाई पता नहीं क्या कर गए, हमारी समझ में नहीं आया। तो ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आई एम बिगिनर, तो मुझे हाँ। कितना इजी वे Okay, से डिलीवर करना है। ओके, वैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक ठहर जा मैं बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट। Okay. ये फास्ट, ये स्पीड होनी चाहिए। ओके। ओके, स्क्वीज एंड अप। ओके। आपने जब इनसाइड करना है आपका सेकेंडरी, आपका एब्डोमिनल, और जब आपने बैक करना है फिर आपका कोर भी स्ट्रेच होगा। ओके। इस मूव के बाद 10 ईच आपने करने हैं। ठीक है। अब इसी पे मूवमेंट, लेग स्ट्रेट, इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर दो, लेग स्ट्रेट, आर्म स्टिफ, ओके, फुट फिंगर प्रेशर आउटसाइड, देन एक रिदम के साथ एक वेव बनानी है और 10 to 15 रैप्स एक रिदम से आपने करते जाना है। ओके। एक रिदम से 10 to 20 रैप्स ईच साइड, एक साइड के 3 सेट्स आपने करने हैं। ठीक है। एक रिदम, देन सेकेंड मूव, अगेन लेग स्ट्रेट स्टिफ, फुट फिंगर प्रेशर आउटसाइड और रिदम। लाइट सा फुट अगर फ्लोर पे टच भी हो जाए ठीक है, बाउंस Obviously. बैक करेगा। ओके, रिदम, इसको आपने करना है, लग पता जाना, फिर आपने बताना कि हाँ यहाँ से भी खींच पड़ी थी, यहाँ से भी खींच पड़ी थी। तो ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम करते हैं पुशअप्स, सबको पता है। अब बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल दोनों मैं बताता हूँ। आपने ये बिगनर लेवल बॉटल रख सकते हैं, बॉटल नहीं तो आप एक ग्रिप बना के, जैसे एक मुक्का बना के आप हिट कर रहे हो, उस तरह आप इमेजिन कर लो। देन अप एंड स्क्वीज डाउन, अप एंड स्क्वीज डाउन, ये बिगनर फॉर्म है। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे रेगुलर पुशअप्स अच्छे लग रहे हैं तो इसको मैं नेक्स्ट में क्या करूँ, स्ट्रेट, नाउ 1 2 3 4 5। ओके। बिगनर बता देते क्योंकि ये थोड़ा सा टफ जी। हो जाएगा, लेकिन मैं अगर पुशअप आप रेगुलर कर सकते हो तो आपने सेकंड फॉर्म आपने करनी है। फॉर बिगनर्स, घुटनों को आप थोड़ा सा क्लोज कर लें, एक रिदम बना रहे कि जैसे पानी की बोतल आप लिफ्ट अप कर रहे हो। ओके, रिदम, और चेस्ट आपकी स्क्वीज हो ताकि स्कैपुला बोन में भी स्ट्रेंथ आए। 1 2 3 4 ओके। 5 आपने ईच साइड। ठीक है। मैं सिर्फ आपके व्यू के लिए इस साइड को रखता हूं ताकि वो ताकि बाकी साइड नजर का। आए, ठीक है। 3 सेट्स 10 5 to टाइम। 20 सेकंड्स आपने ब्रेक करनी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ। अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है हम वो कर लेते हैं। अभी तो उन्होंने आपको बताया कि किस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। अब जो है ना वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मजीद बता रहे हैं। या ठीक है। पानी की बोतल होल्ड, केटलबेल होती है एक सही है। रिदम के साथ, अगर नहीं तो विदाउट मैं आपको वेट बताता हूँ। जैसे वो पहले वो क्या कुएं से पानी निकालते थे यूं एक रिदम के साथ, बड़ा एक स्ट्रेंथनिंग वर्क हाँ। होता। सेम समझ ले, कुएं शुएं तो यहाँ नहीं मिले।
ओके, नाउ रिदम 1 2। इस रिदम को कंटिन्यूसली आपने एक रिदम बनानी है, Okay. लाइक दिस। ये मैं डेमो देने लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको स्लो डेमो में अगेन मैं बताता हूँ। स्ट्रेट, स्टिफ, होल्ड, पानी की बोतल जितनी आप ग्रिप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब 5 ईच। मोस्टली पीपल लोग कहते हैं कि ये करके फिर 10 सर हो गए। 10 किस साइड पे हुए जी? दोनों साइड पे हुए, वो 5 होंगे। हाँ। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी टफ नहीं, वेरी इफेक्टिव कह ले, ऑल ओवर अपर बॉडी। ठीक है। शायद आपने सुना हो पिरामिड शेप पुशअप्स। अच्छा। आप उसकी बिगनर स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज में बताता हूँ। ठीक है। ओके, पुशअप्स, हाथों को आपने चेस्ट लेवल या रिब्स लेवल पे ले आना है। हेड डाउन, देन गो डाउन स्लोली आप। ये है बिगिनर। ओके। रिब्स लेवल, हाथों की पोजीशन आगे नहीं जाएगी, आपने बैक लेके आना है। ये आगे रिब्स के पास, हेड डाउन, हाथों को वाइड कर सकते हैं, देन डाउन आप। ये आपके स्टमक टू हेड ओवरऑल एरिया स्ट्रेंथनिंग बेस्ट वर्कआउट इंटरनेशनली। इसमें कोर भी आता है? यस, हमारे जो बैक का प्रॉब्लम आ रहा है लड़कियों को, खवातीन को। तो अभी ये बिगनर है ना, ठीक है। तो उसमें ये परफेक्ट एक्सरसाइज। ठीक है। आप अगर रेगुलर लग जाते हैं तो चले। इंटरमीडिएट कैसे होगा? ओके, लेट्स गो। फुट पोजीशन क्लोज, हाथों को क्लोज, रिदम, हेड डाउन, देन डाउन। ओके ओके। 1 ओके। 2। ओके, वो पहले वाला ज्यादा इजी है, हम वो चलें। कर लेंगे। इसको कैंसिल कर दो। एग्जैक्टली। बट आपने इस पे आना है, इजी है। ठीक है। ऑब्वियसली कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है। लास्ट मैं आपके साथ प्लैंक शेयर करूंगा। ठीक है। सबको पता है प्लैंक कैसे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज आपने करना है। हाथ अपने ओवरहेड पोजीशन में ले जाने, स्ट्रेट नहीं रखने। मतलब थोड़े से बाहर निकाल लेने हैं हाथ। ओके। पाँव भी आपने मैक्सिमम स्ट्रेच करने हैं पीछे की तरफ। ठीक है। आपकी पोजीशन बनेगी ये। नाउ काउंट 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1। 1। ठीक है। So that's a perfect strengthening work. स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग Effective. सही है। इंटरनेशनली भी जाएंगे, स्टडी भी करेंगे, Okay. यही मिलेगा। ये उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए जो कि उनको लगता है कि वो जिम नहीं जा सकती है, वो बाहर नहीं जा सकती है, वो उनको घर पे करना चाहिए, तो एटलीस्ट आप ट्राई करें। आप घर पे ट्राई करेंगे। आपको बिगनिंग लेवल की स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग बताई है आज रहमान ने, जो कि आपकी सेहत को मज़ीद बेहतर करेगी। थैंक यू सो मच रहमान फॉर कमिंग। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर फीमेल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। जनाब अभी कुछ बात कर लेते हैं हड्डियों के इन्फेक्शन के हवाले से, जिसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। अब ये इन्फेक्शन आमतौर पर बैक्टीरिया की वजह से होता है, और सबसे ज़्यादा जो आम बैक्टीरिया पाया जाता है उसको कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो खून के ज़रिए या ज़ख़म के रास्ते हमारी हड्डी तक पहुंच जाता है। अब बच्चे ज़्यादातर हड्डियों में खून के ज़रिए इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, जबकि एडल्ट्स की बात की जाए तो उनको चोट लगती है या अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, सर्जरी के बाद इस इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ और जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है, उनमें इस इन्फेक्शन के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप बर वक्त तशख़ीस करते हैं और एंटीबायोटिक्स या सर्जरी के ज़रिए इसका इलाज करवाते हैं तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है, वरना हड्डी की जो साख्त है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो भी मुतासर हो सकता है। तो आज के सेगमेंट में हम इसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, बोन इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, और हमारे साथ डॉक्टर शकीब कुरैशी मौजूद हैं, जो कि बोन एंड जॉइंट एक्सपर्ट हैं, रूमेटोलॉजी से उनका ताल्लुक है, और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर शकीब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शकीब, ये जो बोन इन्फेक्शन है ऑस्टियोमाइलाइटिस,
ये कैसे होता है और कितना आम है पाकिस्तान में? अच्छा, पाकिस्तान में डेफिनेटली ये ज़्यादा आम है क्योंकि यहाँ इसका काफ़ी ताल्लुक आपके इम्यून सिस्टम से भी होता है, आपकी हाइजीन से भी होता है, सैनिटेशन से भी होता है। तो बेसिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन की एक इन्फेक्शन है, यानी कि बोन का जो टिश्यू है उसके अंदर आपके जरासीम एंटर हो चुके हैं। और प्रॉब्लम ऑस्टियोमाइलाइटिस में यही होती है, जिस तरह आपने बड़ा ज़बरदस्त आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया कि इसकी बर वक्त तशख़ीस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जिस जगह पे ये इन्फेक्शन हो चुकी हुई है उसका अगर फौरी तौर पे तशख़ीस ना की जाए तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकती है। और फिर वही चीज़ें जो सीक्वली जिस तरह रिजल्ट्स आपने बताए हैं कि फिर वहाँ पे बोन इन्फेक्शन की वजह से बोन डेड हो सकती है, और जब बोन डेड हो जाए तो फिर उसको निकालना भी ज़रूरी होता है। और अगर बोन डेड हो जाए तो जाहिर है कि उस जगह फिर एब्सेस यानी कि पस भी डेवलप हो सकती है। तो ये चंद कॉम्प्लिकेशंस हैं, और डेफिनेटली एज यू सेड के फ्यूचर में इवन ट्रीटमेंट भी हो जाए तो बोन डिफॉर्मिटी और वो उसका खदशा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ इन्फेक्शंस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और इन्वॉल्व इकसाम की हैं। अच्छा। इवन बैक्टीरिया के अलावा टीबी, मतलब आपने टीबी भी सुना होगा। जी बिल्कुल। तो टीबी भी बोन्स की एक लिहाज से ऑस्टियोमाइलाइटिस और इन्फेक्शन है जो कि बहुत ख़तरनाक है और लंबा इलाज चाहती है। ओके। और टीबी तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा आम है हमारे पाकिस्तान में, और वो भी इस तरह का इन्फेक्शन कर देती है ऑस्टियोमाइलाइटिस। हाँ जी। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस दो तरह की है, क्रॉनिक और एक्यूट। जिस तरह एक्यूट के अंदर तो होता है ना कि फौरी तौर पे, जिस तरह आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि एडल्ट्स में क्या और बच्चों में क्या। तो बच्चों में डेफिनेटली रिस्क एक तो ज़्यादा होता है। ठीक है। बच्चों में इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, बच्चे ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन होते हैं, बच्चे ज़्यादा ट्रॉमा प्रोन होते हैं, यानी कि गिरते ज़्यादा हैं, चोट खाते हैं क्योंकि खेलते कूदते हैं जी। और दूसरा उनका ये है कि उनकी जो बोन्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, तो उनके अंदर जो एंड प्लेट्स होती हैं ना, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ये बैक्टीरिया ट्रैप भी हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों में लॉन्ग बोन्स में होता है, लंबी बोन्स में, यानी कि टांगों में, बाजुओं में, इस तरह ग्रोइंग बोन्स में। और फिर उसके अलावा यह है कि जो एडल्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर रिस्क तब होता है कि या तो आपका इम्यून सिस्टम ख़राब है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन दी जा रही है, या आपको कीमोथेरेपी मिल रही है, या फिर आप डायबिटिक हैं, या फिर आपको पंक्चर ट्रॉमा हो, यानी कि आप किसी कील पे आपका पाँव आ गया और आपको नहीं पता लगा और फिर वहाँ इन्फेक्शन वहाँ से सीड कर गई। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ओल्ड एज में भी डेफिनेटली क्योंकि इम्यून सिस्टम ख़राब होता है तो उसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ है एक्चुअली। क्योंकि शुगर वो चीज़ है जिसको लोग शुरू में अहमियत नहीं देते, लेकिन डायबिटीज़ शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपके जिस्म को घुन की तरह खाती है, आहिस्ता आहिस्ता चाटती है, वो आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी डैमेज कर चुकी होती है। तो इसमें डायबिटिक पेशेंट्स में माइक्रो ट्रॉमा बहुत होता है, यानी कि उनको थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहती है बट दे डोंट फील इट। ये जो डायबिटीज़ का कहते हैं ना कॉमन है, जैसे पाँव का अल्सर हो रहा है, कोई ऐसी चीज़, तो वो भी इसका सबब बन सकती है। तो वो जो माइक्रो ट्रॉमा हो रहा होता है ना, हल्का हल्का ट्रॉमा, और वो रिफ्लेक्सेस भी, आपकी नर्व्स भी नहीं, एंडिंग्स भी ठीक काम नहीं कर रहे होते, माइक्रो ट्रॉमा आपको वहाँ पे फिर अल्सर की सूरत अख्तियार कर लेता है। क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई, नर्व्स भी अच्छी नहीं है, और उसकी हीलिंग एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि जब आपकी ब्लड सप्लाई और नर्व्स भी अच्छी नहीं है और आपको वहाँ पे पंक्चर वुंड हो, आपको पता भी नहीं लगा, तो वो बिगड़ गए फिर क्रॉनिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वहाँ ऑलरेडी जिस तरह ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है तो एंटीबायोटिक का वहाँ पहुँचना भी डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से वो ज़्यादातर इवन खुदा न खास्ता अगर लंबा अरसा चलें तो यू हैव टू एम्प्यूटेट दैट पार्ट, यानी कि उस एरिया को कट करना पड़ता है उस अज़ा को, या उस खुदा न खास्ता वो अगर बहुत ज़्यादा आपका पाँव ख़राब हो गया या वो ज़्यादा टांग को इन्फेक्ट कर रहा है तो। अच्छा, इसकी जैसे आपने कहा कि ये क्रॉनिक भी है, दो किस्म की हैं ये, तो अगर ये खुदा न खास्ता अगर हमें बोन इन्फेक्शन हो रहा है तो इसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स भी होंगे जिससे हमें पता चल सकता है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अच्छा, एक तो एक्यूट में तो बड़ा इजी है कि ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी आपके, कोई फ्रैक्चर होगा, कोई एक्सीडेंट होगा, ठीक है। बल्कि आपने बोन प्रोस्थेसिस का भी सुना होगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट, राइट, यानी कि नी को रिप्लेस कर दिया, नी रिप्लेस कराया, और अगर आप हाइजीनिक अंदाज में नहीं हुआ या उस माने उस सर्जरी के दौरान सर्जरी कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो वो एक बड़ा मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना। अगर तो वो जल्दी पकड़ा जाए, यानी कि शुरू की इन्फेक्शन थी और यंग पेशेंट था, रिलेटिवली यंग था, तो आप उसको एंटीबायोटिक से क्लीन करके थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं। और अगर क्रॉनिक हो जाए तो फिर उसको निकालना पड़ता है, और उसको मतलब लंबा प्रोसेस है। अलामात क्या होती हैं? अगर आपकी इन्फेक्शन एक्यूट है तो डेफिनेटली आपको दर्द भी होगी, अगर बच्चा है तो थोड़ा लंगड़ा के चलेगा, थोड़ा क्रैंकी होगा, फीवर होगा, ओवरऑल वेल बीइंग इतनी अच्छी नहीं होगी, खाना पीना छोड़ देगा।
ओल्डर एडल्ट है तो डेफिनेटली उस एरिया में आपको दर्द का एहसास होगा अगर आप नॉन डायबिटिक हैं। मैंने बताया था ना कि डायबिटिक में तो ज़रा पेन का एहसास भी नहीं होता, तो उस एरिया में आपकी सोजन होगी, एरिथीमा जिसे हम कहते हैं, रेडनेस होगी और पेन होगी, और कोई ना कहीं हो सकता है अगर पंक्चर वूंड था तो पंक्चर के आपको वो भी निशानात भी मिलेंगे। तो ये इसकी चंद अलामात हैं कि जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यूजुअली कोई ऐसा ज़ख़म होता है या कोई ऐसा ज़ख़म लगता है या फ्रैक्चर होता है, उसको अगर हम ठीक करा लेते हैं तो कुछ अरसे बाद वो हील होना शुरू हो जाता है, तो उससे हमें लगता है कि अच्छा हमारा अब वूंड ठीक हो गया है, हील हो गया है, अब वो हम नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस में थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या वो वूंड हील नहीं हो पा रहा होता है, दर्द शिद्दत इख्तियार करता रहता है, उसमें वो जो उसका कलर है उस जगह का वो चेंज होता रहता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताइए। हाँ जी, जिस तरह आपने ट्रॉमा का कहा ना, तो एक तो सुपरफिशियल वुंड हुआ ना कि जो खाली स्किन और टिश्यू का है, तो वो तो बड़े इजीली आपको पता लग जाता है, ट्रीट भी हो जाता है। ठीक है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली बोन की इन्फेक्शन है, यानी कि बोन डीप है, और बोन के अंदर जब जाती है ना तो उसमें एक तो इसके आप फिर ये भी पूछेंगे इसके डायग्नोज भी फिर कैसे होता है। तो डायग्नोसिस जब एक दफ़ा आपको शुबा हो गया कि ये बोन में जा रहा है, तो अर्लीस्ट टेस्ट जो होता है ना इसका वो होता है कि आप इसका MRI कराएं। MRI कराएं, ओके। क्योंकि सादा एक्सरे में शुरू में कोई ख़ास चेंजेस नहीं होंगी, तो MRI जो होता है वो बड़ी अर्ली चेंजेस को पिकअप कर लेता है, जिसमें कि बोन एडीमा, यानी कि उस एरिया में बोन की स्वेलिंग हुई होगी तो वो MRI पे पकड़ी जाएगी। और अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन के साइंस हैं, यानी कि एब्सेस बन रही है, पस बन रही है, तो वो भी MRI ज़्यादा अच्छी तरह पिक करता है और अर्ली पिक करता है। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी MRI की ज़्यादा है, यानी कि उसकी तशखीस जो है वो ज़्यादा करेक्ट होती है। इसी तरह आप ब्लड में कुछ टेस्ट कराएंगे जिसमें ESR और CRP 2 टेस्ट हैं। अच्छा। और ऑब्वियसली ब्लड कल्चर्स भी कराएंगे, बोन के कल्चर कराएंगे आप, क्योंकि एक दफ़ा आपको ये पता लग जाए तो बोन बायोप्सी भी की जाती है, यानी कि उस एरिया का बोन का टिश्यू लिया जाता है। फिर क्यों लिया जाता है कि एक तो प्रूव करना है आपने कि यानी कि डायग्नोसिस करना है, तशखीस को मुकम्मल करना है, और दूसरा ये है कि आप वहाँ की आप कल्चर भी ऑब्टेन करेंगे, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया, जिस तरह आपने कहा था हर एक का बैक्टीरिया डिफरेंट है, बच्चों में बैक्टीरिया डिफरेंट है, बड़ों में बैक्टीरिया डिफरेंट है। IV ड्रग अब्यूज की अभी हमने बात नहीं की, यानी कि जो IV ड्रग अब्यूजर्स हैं उनमें चूंकि बार बार वो पंक्चर वुंड होता है, अनक्लीन नीडल्स होती हैं, तो जाहिर है कि उसमें बैक्टीरिया जो एंटर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट साख्त के होते हैं। और डेफिनेटली पंक्चर वुंड और डायबिटिक में बिल्कुल डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा जी, हम ऑस्टियोमाइलाइटिस के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर शकीब कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। आज से तकरीबन 4 साल पहले 20 जुलाई 2021 को एक ख़बर ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। ख़बर ये थी कि पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार शौकत मुक़द्दम की 27 साला बेटी को एक और बाअसर और रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाहिर जाफ़र ने F74 के एक घर में बहीमाना अंदाज में कत्ल करके सर तन से अलग कर दिया था, और कत्ल की तफसीलात इंतहाई दिलखराश थी। 2 रोज़ तक उस इंसान ने मकतूला को पहले बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद तेज़ धार आले के वार करते हुए उसका सर तन से जुदा कर दिया था। 24 फरवरी 2022 को सेशन अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र को कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई और नूर मुक़द्दम कत्ल के मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील मुस्तरद होने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफ़ी नोट जारी किया है, और इस इजाफ़ी नोट में जस्टिस अली बाकिर नजफी ने ये कहा है कि अक्सरियती फ़ैसले से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ अज़ाफ़ी वजूहात तहरीर की गई हैं। ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप का जो तसव्वुर है वो हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशनशिप ना सिर्फ मुआशरती बिगाड़ है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी है। तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है इस वाक़े से
उन्हें सबक सीखना चाहिए। अपने नोट में उन्होंने संजीदगा जो चीज़ें हैं, हल्के हैं, उनको आगे बढ़कर इस्लाह की भी बात की है। इस नोट के बाद हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो चुका है और विक्टिम ब्लेमिंग की भी बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है और कि लीगल प्रोसीजर क्या है, और ख़ासतौर पर ये जो हमारे सामने जो पूरी एक तफसील आई है, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने जो पूरा एक नोट, इजाफी नोट जारी किया है, इसमें जो चीज़ें आई हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, बाकी चीज़ों के बारे में बात की गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, नसीर कंबो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। नसीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। नसीर साहब, ये मामला तो 4 साल पहले से चलता आ रहा है, मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद बड़ी इसकी भी सोशल मीडिया पर हाइप हुई, फिर प्रिंट मीडिया पर भी, डिजिटल मीडिया पर भी हमने देखा, प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर बात की गई, और आखिरकार हमें पता चला कि जो कातिल है उसको सज़ाए मौत हो चुकी है। अब ये मौत, सज़ाए मौत जो सज़ा है वो तो बरकरार है, लेकिन फिर भी एक मखसूस जो तबका है ना, वो बहसो तकरार कर रहा है सोशल मीडिया पर। क्या एतराज़ात हैं जो उठाए जा रहे हैं इस अज़ाफ़ी नोट के बाद लोगों की तरफ से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुनीबा। ये बड़ा बर्निंग इशू है पिछले दिनों से, खुसूसन जब इसमें जो है ऑनरेबल जज जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने इस पे ये ऑब्ज़र्व फरमाया कि अपर सोसाइटी में जो है लिविंग रिलेशन जो है वो उसका रवाज जो है वो परवान चढ़ता जा रहा है। बेसिकली नूर मुकद्दम केस में जो था 2021 में बहुत बर्बरियत हुई और एक नाहक बच्ची का जो है वो कत्ल किया गया और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई ये कहे कि जी ये रात को अगर मोटरवे पे सफ़र कर रही थी तो उसकी वजह से जो है इसके साथ हादसा हो गया, कोई कहे कि इसने किसी खातून ने ड्रेसिंग ऐसी की हुई थी तो इसने दावत दी, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर किसी ने उसकी नाहक जान ली थी तो वो बिल्कुल हमारे आइन में भी जो है वो कानून में भी उसकी सज़ा है, सज़ाए मौत, और हमारे दीन में भी कबीरा गुनाह के तौर पे इसको बयान किया गया है। अब नूर मुकद्दम केस में अदालतों ने फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो था कल्प्रेट जो था उसको उसकी सजाए मौत बरकरार रही, और ये जो था रिव्यू दायर किया गया था उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मेरे केस पे दोबारा नज़रसानी की जाए, तो वो रिव्यू भी उसका खारिज हुआ। और उस रिव्यू में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने एक अजाफी नोट जो था तहरीर फरमाया 7 सफ़ों का। बेसिकली जजेस एक अक्सरियती फैसला होता है जो कि बाइंडिंग होता है, और अजाफी नोट या इख्तलाफी नोट भी जजेस के आते रहते हैं केसेस में। अब क्योंकि जजेस जो हैं, जजेस के सामने जब केसेस आते हैं तो माशरे के मुख्तलिफ पहलू जो है जजेस के सामने आते हैं, और जजेस ने जब फैसला करना होता है तो उन्होंने इस्लामिक पर्सनल लॉ उसको भी सामने रखना होता है, लॉ ऑफ लैंड जो है उसको भी सामने रखना होता है, और जजेस ने जो है जो रवायात हैं, कल्चरल ट्रेडिशन जो हैं, उनको भी देखना होता है जो ग्राउंड पे क्या रियलिटीज हैं। तो लिहाजा जजेस अगर कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशन देते हैं, जजेस में उसकी उनमें ना जाती राय होती है, ना जजेस का आप ये कहें कि वो उसमें फ्रीक होते हैं। जजेस कोशिश करते हैं कि चीज़ों को डायग्नोज करें, और डायग्नोज करने के बाद लेजिस्लेटर को जो है सिफारिशात की तौर पे भी भेजते हैं ताकि इस पे अगर ये मसला है तो इसको कैसे कानूनी तौर पे ठीक किया जा सकता है। तो ये सिर्फ उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है उसमें, और उन्होंने उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है। नूर मुकद्दम केस जो है ना, नूर मुकद्दम केस में बर्बरियत हुई, बहुत बड़ा जो है वो जुल्म हुआ, और उसने बहुत उसकी नाहक जान ली और वो अपने अंजाम को पहुंच गया और उसको सजा मिल गई। अल्लाह उस बच्ची के लिए भी आखिरत की आसानियां फरमाए। लेकिन अब जो इशू जो इस वक्त डिस्कशन हो रहा है ना, जिसपे कि जो है वो लिविंग रिलेशन वाली बात जो है, क्योंकि उसमें एक चीज ये भी है ना कि ये कत्ल जो है ना वो बगैर शादी के इकट्ठे रहने का नतीजा है। हमारा ये कहा जा रहा है। इस्लाम में आप देखें कि जो रिलेशन है ना, एक मुकद्दस रिश्ता निकाह के जरिए कायम होता है, उसके अलावा किसी रिलेशन की कोई कानूनी तौर पे, मजहबी तौर पे या इखलाकी तौर पे किसी किस्म की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। अब अगर अदालत ने एक चीज की तरफ जो है वो एक मामले की तरफ उसको डायग्नोज करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूं कि इस पे डिबेट हो सकती है। आपको मैं एक मिसाल दूंगा
कि मुबारक सानी केस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक अहमदी था, उसके केस का 2024 में फैसला दिया। उस पर बड़ी आवाज उठी, मजहबी और जो है वो सोशल एक्टिविस्ट, उसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू फाइल किया। अच्छा, और उस रिव्यू में वो रिमार्क्स एक्सपंज हो गए। तो इस तरह अगर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का ये जो अगर आई है ओपिनियन या उनका अजाफी नोट है जिसमें उन्होंने ये इशारा किया कि लिविंग रिलेशनशिप जो है अपनी सोसाइटी में मसाइल हो रहे हैं, तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको रिव्यू में जा सकती है, सिविल सोसाइटी रिव्यू में जा सकती है, और इस इशू पे मैं समझता हूँ सैर हासिल डिबेट होने के बाद इस पे जो है वो ओपिनियन आ सकती है। एक और ओपिनियन हम ले लेते हैं। चौधरी साहब तो हमारे साथ मौजूद है, एक और लीगल एक्सपर्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सलमा रियाज हैं। सलमा, आपको वेलकम कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक है सलमा, वैसे तो ये सारा मुकदमा हम सबके सामने है, फैसला भी हमारे सामने आया है। पहले बात होती थी कि इसको जो कातिल है इसको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब उसकी सज़ा तो बरकरार है, लेकिन अब एक नई बहस छिड़ गई है कि ये जो फैसला है, इजाफी नोट में जो रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस की तरफ से, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की तरफ से, कि ये जो बग़ैर शादी के ये जो कत्ल हुआ है बग़ैर शादी के रहने का नतीजा है, ये लिविंग रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड। हम भी ये मान रहे हैं, हमारा इस्लाम भी इसकी नफ़ी करता है इस चीज़ के हवाले से, लेकिन एक सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है इस फैसले के बाद। आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? मैं एग्री करूँगी, नसीर साहब की बात को भी मैं फर्दर लेकर चलूँगी आगे। ये बिल्कुल ठीक है, हमारी सोसाइटी, हमारा दीन, हमारा लॉ इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि हम एक इलिजिटिमेट रिलेशनशिप में रहें और उसमें हम अच्छी बुरी चीज़ों को बर्दाश्त करें। एक बच्ची जो थी, एक लेडी जो थी, पता नहीं वो कितने सालों से एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसके उसने बड़े भयानक और बेईमाना रिजल्ट्स जो देखे और सोसाइटी में भी सामने आए। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ये सब कुछ हुआ ये तनकीद बराए तहकीक होना चाहिए। तहकीक हुई, उस पर तनकीद हुई और उस पर रिजल्ट्स निकले। और मेरा ये ख्याल है कि जो जस्टिस ऑनरेबल अली बाकर नजफी साहब हैं, उन्होंने जो इजाफी नोट दिया, इट्स वेरी अप टू द मार्क। मैंने इसको पढ़ा और बीइंग ए लेडी मैं ये समझती हूँ कि हर क्लास, हर मकतबा फ़िक्र के बंदे को इससे एग्री करना चाहिए। हम भी ये कह रहे हैं कि एग्री करना चाहिए, बट कुछ ऐसी एक हमारी सोसाइटी का पार्ट है ना जो इसको इससे निगेट कर रहे हैं कि हमारी अदालतें या इस तरह की जो प्रोसीडिंग है वहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक लड़का एक लड़की की पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। हम इनको वो डिस्कस नहीं करना चाहिए, इनको इंसाफ के ऊपर अपना फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। मतलब इस चीज़ को भी हमारी जो सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं आजकल इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं आप इस बात को बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि लिव इन रिलेशनशिप को कौन अलाउ करता है हमारी सोसाइटी? कोई भी नहीं करता। नोबडी। और दीन और अपना लॉ इसको जस्टिफाई नहीं करता। तो वाई शुड, देखें हम पूरी सोसाइटी बीइंग मतलब हमारे सियासतदान से लेकर और एक मीडियोकर मैन तक सब बहू बेटियों वाले हैं, बहनों बेटियों वाले हैं, माओ वाले हैं, फैमिली कल्चर है, फैमिली कल्चर है। तो जो अपीलेट्स कोर्ट्स हैं, चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनमें बैठने वाले जो मेल और फीमेल फर्टर्निटी है टूवर्ड्स सोसाइटी, जो उन्होंने ओपिनियन दिया, मैं बिल्कुल जस्टिस साहब की बात के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। और इस बात को मैं आगे लेके चलूँ, उनका काम है चीज़ों को देखना और चीज़ों की तनकीद करना और रिजल्ट्स तक पहुंचना, और जो रिजल्ट जिस रिजल्ट तक वो पहुंचे और वो बिल्कुल अप टू द मार्क है और पूरी सोसाइटी के सामने है। उन्होंने कोई बियॉन्ड द वे जाके इस केस का रिजल्ट और नहीं दूसरा निकाला। ये नहीं कि उन्होंने इस फैसले के अंदर, इस केस के फैसले के अंदर किया, उन्होंने इसको एक इजाफी नोट के तौर पर कि ये मेरा ओपिनियन है, आप उस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ना लेके जाए। उन्होंने सिर्फ ओपिनियन, जैसे मैं भी यहाँ पे बैठ के किसी भी मौजू के ऊपर अपना ओपिनियन दे रही होती हूँ कि आप इस तरह कर लें, आप इस तरह ना कर लें। अब उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने ये चीज़ क्यों बोली है। भाई ओपिनियन देना तो हर सबका हक है ना, और वो दे सकते हैं हम। तो इसी तरह जस्टिस साहब ने वो एक ओपिनियन दिया है, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं की है। कि आप देखें कि एक लड़की चली गई इस दुनिया से, उसको नहीं पता था कि उसका इतना खौफनाक नताइज निकलेंगे, इतने जालिमाना तौर पर उसको जो है ना बेईमाना तौर पर कत्ल किया जाएगा। तो इस वजह से कि
इस तरह इस एंड तक पहुंचने से पहले आप थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। माँ बाप जो हमें देख रहे हैं वो देखें कि उनके बच्ची की एक्टिविटीज़ क्या हैं, किन से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और हर चीज़ को देखने की कोशिश करें। दबे लफ्ज़ों में हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता चल रहा है कि हम किस साइड पर जा रहा है हमारा मुआशरा। तो हमारे साथ चौधरी नसीर कंबो साहब मौजूद थे और साथ ही साथ सलमा रियाज ने भी हमें ज्वाइन किया था, लीगल एक्सपर्ट हैं दोनों। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनाब, बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड करने के वाक़यात में तवातुर से इजाफा देखने को आ रहा है। गो के इससे बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं, जबकि इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा वीडियोज़ भी सर्कुलेट की जा रही हैं, जिससे पैनिक की सूरत हाल है। अब बैरून मुमालिक सफ़र करने वाले और दूसरे मुमालिक में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं, इस पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। FIA और इमिग्रेशन काउंटर्स पर मौजूद अमले पर सवालात भी उठ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर ऐसा कोई लायामल अपनाया भी जाना था तो इस पर एक वाज़े और जामे पॉलिसी अपनाकर जितने भी मुसाफिर थे उनको कबल अज़ वक्त ही एजुकेट किया जाता, जिससे ये मसाइल पैदा ही ना होते। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही फैसले देखने को मिलते हैं। गो के डायरेक्टर FIA लाहौर ने इस हवाले से अपना एक मौक़िफ़ भी दिया है। आइए पहले वो सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो मुल्क से बाहर वैलिड वीज़ा पर अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी जायज़ पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको रोकना तो दरकना उनको इमिग्रेशन का अमला फैसिलिटेट करेगा और आप किसी ऐसी पैनिक का शिकार ना हो, और जो भी आपकी मूवमेंट है, जहां भी आप जा रहे हैं, आप बिला खौफ खतर वहां पे जा सकते हैं। अब मैं आना चाहूंगा इस अमल की तरफ कि ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं जो कि किसी तरह से मुख्तलिफ ह्यूमन स्मगलिंग के लोगों के झांसे में आ जाते हैं। और आप माजी में शाहिद हैं कि इस तरह के मुल्तानिया बोट इंसिडेंट और ग्रीस बोट इंसिडेंट जैसे वाकयात हुए हैं, जिसमें मासूम लोगों को फंसाकर उनको यूरोप के ख्वाब दिखाकर उनको मुख्तलिफ डंकी के तरीकों से बाहर ले जाया गया। ट्रांजिट में किसी और मुल्कों के वीजा और पासपोर्ट देके उनको किसी ऐसी जगह पर फंसा दिया गया जहां पे उनके अहले खाना से न सिर्फ पैसे मांगे गए, बल्कि बहुत सारे केसेस में वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इससे न सिर्फ तो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे खराब होता है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर कम होती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब हमें वीजा देने में मुश्किलात पैदा कर दी हैं और हम जायज मकासद के लिए भी बाहर के मुल्कों में नहीं जा सकते, जहां पहले हमें 24 से 48 घंटों में वीजा मिल जाया करता था। सो FIA इमिग्रेशन हुकाम जो है, एयरपोर्ट पर हम उन तमाम लोगों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, और बिल्कुल ऐसे किसी आदमी को नहीं रोका जाता जो बाहर किसी वैलिड पर्पस के लिए जा रहा है, बल्कि जल्द अज जल्द उनको इमिग्रेशन के अमल से क्लियर किया जाता है। ऐसे अवामिल हमारे सामने आए हैं जिसमें लोग इन ह्यूमन स्मगलर के झांसे में आके मिड ट्रांजिट में अपने रूट चेंज करते हैं या अपने साथ ऐसे कंपनीज लेके जाते हैं माँ या बहन की सूरत में, जिनके जरिए वो उम्रा और ऐसे गाद के जरिए यहां से निकलते हैं और रास्ते में वो ट्रांजिट में वहां से निकलते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दूसरे मुल्कों से जो लोग ये डिपोर्ट होते हैं उनकी सूरत में आती हैं, और फिर प्रॉपर तौर पर हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल उनकी इंक्वायरी करता है, FIR दर्ज करता है, ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स का सदेबाप किया जाता है। सो लिहाजा ऐसी चीजों से बिल्कुल अपने कान ना धरिए, इन अफवाहों पर अपने कान ना धरिए, और इस गार्ड में किसी भी जो बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, बहुत सारे ऐसे नौसरबाज हैं, उनको FIA में इमिग्रेशन क्लियर कराने के लिए खुदारा अपनी कीमती अपनी अमाउंट, अपने पैसे, अपनी रकूम मत दीजिए। ये तमाम वो नेटवर्क जानबूझ के एक चीज में क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक लोगों में अनरेस्ट पैदा किया जा सके। ठीक है जी, ये डायरेक्टर FIA का शॉर्ट था जो आप लोगों ने सुना है। बड़ा डिटेल में उन्होंने बताई है कि कौन कौन सी चीज़ें और किस तरह इसको आगे लेकर जाया जा रहा है। तो इस पर हम कुछ इमिग्रेशन एक्सपर्ट से भी उनकी राय ले लेते हैं, और आगे आने वाले दिनों में क्या मुसाफिरों के लिए मज़ीद जो सहूलियात है या बाहर जाने की जो सफरी सहूलियात हैं वो महदूद होने वाली हैं, नहीं होने वाली हैं, इस पर बात करने के लिए नुमान चट्टा साहब ने हमें ज्वाइन किया। नुमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नुमान साहब, ये जो मामला हो रहा है ऑफ लोडिंग का, कि जितने भी मुसाफिर जा रहे हैं कुछ को ऑफ लोड किया जा रहा है, उतार के घर भेजा जा रहा है, क्या मामला है ये? वाकई ऐसा हो रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन फॉर टुडे। देखिए, पहली बात जिस तरह अभी उन्होंने फरमाया कि मुल्क की वकार दाव पे लगा हुआ है, मुल्क की वकार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे तो दो राय नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जो मुल्क की बदनामी का बायस बने, उसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतनी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपने जो सवाल किया, असल मसला यहाँ से पैदा हुआ कि जब ये सोशल मीडिया से लोगों को पता लगना शुरू हुआ। हाँ जी। अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रही थी तो क्या
ये बेहतर ना होता कि लोगों को पहले एजुकेट पहले किया एजुकेट जाता। किया जाता। हाँ जी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रात को 12 बजे में एक क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया जो पूरी फैमिली के साथ यूके जा रहा है और प्लेजर ट्रिप के लिए जा रहा है और बिलियनरी है। उसने कहा जी सर पता चला है कि कोई एयरपोर्ट के ऊपर हमें पहले स्टाम्प लेके जाना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको वो चीज़ें उन लोगों से पता लगें जो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो फिर उनका ही नैरेटिव चलेगा ना। चाहिए तो हुकूमत को ये था या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को या FIA को कि पहले इसके बारे में आगाही मुहिम शुरू करते। जी ऐसे ही है। इस पहली बात तो ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देखें आपने क्या किया, एक नौजवान है वो बाहर जाना चाहता है, पहले आपने उसको किसी के पास जैली डिग्रियां बनवाने गया, उसने उसको लूटा। किसी के पास वो अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट जैली बनवाने गया, उसने उसको लूटा। सबको जब लुटा के आखिर पे वो 2 नंबर एजेंट के पास गया, उसने भी उसको लूट के आगे प्रोसीड किया और सब बेचारा अपने माँ बाप का जेवर सब कुछ बेच के एयरपोर्ट पे गया तो आपने उसको डिपोर्ट कर दिया। आप वो अपना सिस्टम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? आप अपना सिस्टम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ कि हुकूमत रोज कानून साजी कर रही है और कानून साजी वो कर रही है जिसके अंदर हुकूमत के अपने फायदे हैं। हुकूमत वो कानून साजी क्यों नहीं कर रही? आज भी इस मुल्क के अंदर एजेंट्स का कोई रेगुलेशन नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है, वो जो भी कहता है जी मैं आपको बाहर भिजवा देता हूँ, उसके पास चले जाते हैं अपने पूरी जमा पूंजी लेकर और वो लुट के आ जाते हैं। कि जितने भी एजेंट्स हैं खास तौर पर उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन कोई रेगुलेट अथॉरिटी नहीं है जी, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। जिसका दिल करता है जिसको वो एजेंट बन जाता है। जैसे देखिए अब जिस तरह आप एक वकील की जरूरत है। हाँ। आपको पता है कि जी ये वकील है, डॉक्टर है, इवन कि एक नर्स है, उसके लिए कानून साजी है। तो पहली बात तो कानून साजी। दूसरी बात जो अभी आपने की कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लिए हुए लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। वो जब बाहर जाते हैं उनके लिए पाकिस्तान का वकार कुछ मैटर नहीं करता। बहुत सारे अफगानियों ने पासपोर्ट लिए हुए हैं। आपको अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए आप ये भी चेक करें कि पाकिस्तान के नाम के ऊपर कौन कौन से लोग जाके जो असाइलम लेते हैं और बाद में पता चलता है जी वो कोई अफगानी था, कोई और था जिसने पासपोर्ट लिया। तो आपने अपने इंटरनल सिस्टम को रेगुलेट करें। जब आपका सवाल कि क्या ये वाकई प्रॉब्लम आ रही है, देखिए प्रॉब्लम उन लोगों की जो कोई बंदा डिफेंड नहीं करेगा जो गलत तरीके से जा रहे हैं और गलत मकासद के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी के लिए। लेकिन ये कौन सा मैकेनिज्म है एयरपोर्ट के ऊपर कि जिस लाइन में आप लगे हुए हैं उस इमिग्रेशन ऑफिसर की क्या ट्रेनिंग है हर बंदे को चेक करने की, और वो चेक करेगा तो वो एयरपोर्ट के ऊपर कितने जो जेन्युइन विजिटर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। नंबर 2, आपने अपने पूरे प्रोसेस की जो मेल प्रैक्टिसेस हैं वो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में दे दी। अब वो उसको कितना एक्सप्लॉइट कर रहा है, दिस इज येट टू बी सीन। सो असल प्रॉब्लम कोई बंदा कोई सिस्टम के अंदर कोई बंदा इसको सपोर्ट नहीं करता कि जी गलत बंदे को ना रोकें, लेकिन उस गलत बंदे को रोकने के तरीके अपना इंटरनल सिस्टम भी इम्प्रूव करें, बेहतर करें ना। और दूसरा मैकेनिज्म डेवलप करें कि एयरपोर्ट के ऊपर जो जेन्युइन विजिटर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए जाके फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल जा रहा है, कोई आप जैसा पढ़ा लिखा जा रहा है, उसको उधर जाके कोई वर्क के लिए जा रहा है, कोई स्टडी के लिए कोई जा रहा है, तो उसके लिए ईज होनी चाहिए ना। बजाय कि उनके नाम के ऊपर उन लोगों को भी तंग करना शुरू कर दिया जाए जो जेन्युइन विजिटर्स हैं, जेन्युइन टूरिस्ट हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन वर्क वीजा होल्डर्स हैं। तो आपके सिस्टम की प्रॉब्लम जो है, और वो एक्सप्लॉइट कौन करते हैं, वो 2 नंबर लोग जो इस तरह की सोशल मीडिया पे वीडियोस लगाते हैं और पैनिक क्रिएट करते हैं। जब पैनिक क्रिएट होगा प्रेशर गवर्नमेंट पे आएगा और पॉलिसीज को रिलैक्स करने के लिए उन पे प्रेशर पड़ेगा जी, ह्यू एंड क्राई क्रिएट हो गया। सिस्टम को डेवलप करेंगे तो ये चीजें बेहतर मतलब हर किसी को एक ही नजर से ना देखें ना, मकसद ये है हमारा। अच्छा, अब थोड़ा सा वीज़ाज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। हमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे गल्फ के भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान के वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी महदूद हो गई है, वाकई ऐसा है? जी अभी रिसेंटली पहले जैसे दुबई का सबको पता है,
दुबई का इसलिए वो पता है कि उसके अंदर वो बेसिकली क्लास जब आपके इलीगल इमिग्रेंट्स किसी मुल्क के अंदर भी जाएंगे, देखिए आप वो वेस्टर्न कंट्री से ले ले, वो गल्फ तक चले जाएं, जब का आपका वीज़ा एक्सप्लॉइट होगा, जब आपका वीज़ा जिस मकसद के लिए बना है अगर उस मकसद के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा तो उन ममालिक के, आज तो डाटा साइंस का दौर है जी। कितने वीज़े लगे पाकिस्तान से, कितने लोग एंटर हुए, कितने टाइमली एग्जिट करके, कितनों ने जिस मकसद के लिए गए थे, अगर कोई पढ़ने गया तो क्या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई वर्क के लिए गया है तो क्या वो उधर वर्क कर रहा है जिस कंपनी का वर्क परमिट लेके गया है। जब ये साल के एंड पे ये डाटा सामने आता है, हर मुल्क को पता चल जाता है जी पाकिस्तानियों ने हमारे साथ क्या किया, तो वो अपनी वीज़ा पॉलिसी इस हवाले से ही डेवलप करते हैं। अच्छा। और जो अभी कनाडा में भी ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह हुआ, अब यूके के अंदर आपको नोटिस में होगा कि यूके ने, गवर्नमेंट ने जो स्टैटिस्टिक्स जारी की हैं, सबसे ज्यादा असाइलम सीकर्स हमारे पाकिस्तानी है। हाँ, असाइलम सीकर का मतलब क्या है कि आप उस मुल्क के ऊपर बोझ बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के अंदर तो प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को पूरे 25 करोड़ की आवाम के जो सिस्टम की प्रॉब्लम है वो ला के आप एयरपोर्ट पे खड़ी कर दी और कहें जी हमने एयरपोर्ट से ये सुलझा लेना है, वो आप मसले को सुलझा नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की सिस्टमैटिकली चीजें लेकर चले ना तो मेरे ख्याल से बेहतर होने की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे साथ नुमान चट्टा साहब मौजूद थे, हम बात कर रहे थे ये जो आजकल इशू चल रहा है पैसेंजर्स का कि क्यों ऑफलोड किया जा रहा है लोगों को और आगे आने वाले दिनों में मजीद इसकी क्या ट्रेजेडी हो सकती है। नुमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप आए इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।